नमस्कार। आज हम बात करेंगे 27 जून 2025 की कुछ अहम भारतीय रक्षा खबरों पर। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी आई है और हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तकनीक, स्वदेशीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कई दिलचस्प पहलू हैं। देखते हैं कि भारतीय रक्षा क्षेत्र में आजकल क्या चल रहा है। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोड्रोन की। ये यूरोपीय संगठन है ओकार। उसने भारत को एक खास तरह का यूरोड्रोन मेल यूएवी देने की पेशकश की है। हाँ, मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी। और इसमें दिलचस्प ये है कि डीआरडीओ इस पेशकश को सिर्फ खरीदने के तौर पर नहीं देख रहा। अच्छा, मतलब डीआरडीओ इसमें अपनी जो स्वदेशी तकनीक है, जैसे तपस यूएवी या आर्चर एनजी यूएवी में जो विकसित की है, उसे मिलाने की संभावना तलाश रहा है। तो ये एक तरह का प्रौद्योगिकी सहयोग हो सकता है। ओह, यानी सिर्फ ड्रोन खरीदना नहीं बल्कि मिलकर कुछ बनाना। बिल्कुल। इससे भारत यूरोप के रक्षा संबंध और गहरे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत की जो हाई एल्टीट्यूड निगरानी क्षमता है, खासकर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, वो बढ़ेगी। ये तो महत्वपूर्ण है। अच्छा, स्वदेशीकरण की बात चली है तो अर्जुन टैंक के इंजन पर भी अपडेट है। डैट्रॉन इंजन। हाँ, डैट्रॉन 1500 हॉर्स पावर इंजन। डीआरडीओ का दावा है कि ये लगभग 90% स्वदेशी है और अब इसके मोबिलिटी परीक्षण, मतलब टैंक पर लगाकर चलाने वाले टेस्ट शुरू होने वाले हैं। ये जर्मन इंजन की जगह लेगा। 90% स्वदेशी, ये तो काफी बड़ी बात है। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इंजन का बन जाना एक बात है और उसे पूरी तरह टैंक में इंटीग्रेट करके हर तरह के माहौल में टेस्ट करके सफल बनाना, उसमें अभी समय लगेगा। कितना समय लग सकता है अंदाजन? देखिए, उम्मीद है कि 2027 के अंत तक शायद ये प्रक्रिया पूरी हो पाए। चुनौतियां रहती हैं इंटीग्रेशन में। समझ गई। अच्छा, अब हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं। HAL को 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर मिला है, पर सुनने में आया है कि शुरुआती बैच में गन विदेशी होगी। हाँ, ये सही है। ऑर्डर तो पक्का है, पर जो स्वदेशी 20 mm चिन गन इसके लिए बन रही है, वो अभी पूरी तरह तैयार और सर्टिफाइड नहीं है। ओह, तो उसकी जगह क्या लग रहा है? उसकी जगह फिलहाल आयातित नेक्स्टर 20 mm गन लगाई जाएगी, जो पहले से टेस्टेड है। HAL का लक्ष्य तो स्वदेशीकरण को 45% से बढ़ाकर 55% या उससे भी ज्यादा करना है। तो स्वदेशी गन कब तक लग पाएगी? अनुमान है कि शायद पहले 50 हेलीकॉप्टर बनने के बाद, मतलब आप मानकर चलिए 2027 या शायद उसके बाद ही ये स्वदेशी गन प्रचंड पर लगनी शुरू होगी। और सिर्फ LCH ही नहीं, सेना को कुछ और खास तरह के हेलीकॉप्टर्स की भी जरूरत महसूस हो रही है ना? हाँ, बिल्कुल। Mi-17 का स्वदेशी विकल्प तो चाहिए ही, जो मीडियम लिफ्ट कैटेगरी में हो। लेकिन इसके अलावा सेना को अब खास ऑपरेशंस के लिए और उन्नत हेलीकॉप्टर्स चाहिए। उन्नत मतलब किस तरह की क्षमता है? मतलब ऐसे हेलीकॉप्टर जिनमें स्टेल्थ क्षमता हो, यानी वो आसानी से दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आए और उनकी रफ्तार भी ज्यादा हो। ये खास तौर पर स्पेशल फोर्सेस के मिशन के लिए जरूरी है। सही। आजकल युद्ध का तरीका बदल रहा है। दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करके तेजी से ऑपरेशन करने के लिए ये जरूरी होगा। बिल्कुल। हाई रिस्क मिशन के लिए विशेष क्षमताओं की जरूरत बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब आते हैं रक्षा खरीद पर। 1 जुलाई को रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC की बैठक होने वाली है। एजेंडा क्या है? 2 बड़े प्रस्ताव हैं। एक तो नौसेना के लिए 12 स्वदेशी माइन स्वीपर जहाज खरीदने का। ये वो जहाज होते हैं जो समुद्री सुरंगों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करते हैं। इसकी लागत करीब 43,000 करोड़ रुपए हो सकती है। ओह, ये तो बहुत बड़ा सौदा है। और दूसरा प्रस्ताव सेना के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM सिस्टम का है। ये कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली है। इसकी लागत भी शायद 30,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। ये दोनों ही मेक इन इंडिया के तहत होंगे। हाँ, जोर इसी पर है। इससे न सिर्फ हमारी सेनाओं की क्षमता बढ़ेगी, नौसेना की माइन काउंटर मेजर क्षमता और सेना की एयर डिफेंस, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सही कहा। अब एक थोड़ी अलग खबर। इसरो के पूर्व प्रमुख S सोमनाथ अब एक निजी अंतरिक्ष कंपनी से जुड़ गए हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प डेवलपमेंट है। वो स्काईरूट एरोस्पेस के मानद मुख्य तकनीकी सलाहकार बने हैं। स्काईरूट वही कंपनी है जो अपना विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो वो उनकी मदद करेंगे? जी हाँ, ये दिखाता है कि कैसे भारत का जो उभरता हुआ निजी अंतरिक्ष क्षेत्र है, उसे सरकारी अनुभव का लाभ मिल रहा है। सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है। अच्छा, ऊर्जा क्षेत्र में भी कुछ हलचल है परमाणु ऊर्जा को लेके?
हाँ, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL उद्योगों के लिए छोटे परमाणु रिएक्टर लगाने पर विचार कर रही है। ये करीब 220 MWE क्षमता के होंगे। उद्योगों के लिए ये तो नई बात है। बिल्कुल। इसके लिए जो प्रस्ताव मांगे गए थे उसकी समय सीमा अब 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना और इसमें उद्योगों को सीधे परमाणु ऊर्जा देना भी शामिल है। इसका मकसद क्या है? देखिए, इसके दो मुख्य मकसद हैं। एक तो भारत का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य पाना और उद्योगों को, खासकर भारी उद्योगों को कार्बन मुक्त ऊर्जा देना। दूसरा, परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना। अच्छा, अब वापस विमानों पर आते हैं। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी चल रही है। हाँ, एयरबस ने भारतीय वायुसेना को 14वां C295 विमान सौंप दिया है। कुल 56 विमान आने हैं और इनमें से 40 तो भारत में ही बनने हैं, टाटा द्वारा। जी हाँ, और ये बहुत ऐतिहासिक बात है। ये पहली बार होगा कि कोई निजी भारतीय कंपनी सैन्य परिवहन विमान का निर्माण करेगी। ये मेक इन इंडिया के लिए एक मील का पत्थर है और इससे भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ये वाकई बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, रूस से S-400 सिस्टम की डिलीवरी का क्या स्टेटस है? रूस ने फिर से कहा है कि जो बाकी 2 S-400 स्क्वाड्रन बचे हैं वो 2026-27 तक भारत को मिल जाएंगे। पहले 3 तो तैनात हो ही चुके हैं। कुछ खबरों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसके इस्तेमाल का जिक्र था। हालांकि कुछ दावों को लेकर मतभेद भी हैं। हाँ, देखिए, S-400 भारत की वायु रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन साथ ही भारत अपने स्वदेशी सिस्टम पर भी तेजी से काम कर रहा है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित की जा रही है। प्रोजेक्ट कुशा जी, ये कब तक तैयार हो सकता है? उम्मीद है कि 2028-29 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो भारत S-400 पर निर्भरता कम करके अपनी स्वदेशी क्षमता पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी रक्षा उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और CEL की भूमिका। हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री ने इस पर जोर दिया है। लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर का एक अहम नोड बन रहा है जहां ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है और CEL यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो एक सरकारी कंपनी है, वो भी आधुनिक युद्ध प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। CEL तो इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना? हाँ, पर वो अब रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी जा रही है, जैसे ग्रीन डेटा सेंटर वगैरह। तो ये दिखाता है कि कैसे ये सरकारी संस्थाएं भी विविधीकरण कर रही हैं और रक्षा गलियारों का रणनीतिक महत्व बढ़ रहा है। और अब आते हैं शायद आज की सबसे सनसनीखेज खबर पर। DRDO एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, K6। जी हाँ, K6 SLBM। SLBM मतलब सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ये पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होगी। और इसकी खासियतें क्या हैं? खासियतें चौंकाने वाली हैं। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर बताई जा रही है। रफ्तार मच 7.5 यानी आवाज की गति से 7.5 गुना ज्यादा। और इसमें MIRV क्षमता भी होगी। MIRV मतलब एक मिसाइल से कई टारगेट पर हमला? बिल्कुल, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, खासकर समुद्र से दूसरी जवाबी कार्रवाई सेकंड स्ट्राइक की क्षमता को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करेगा। 8000 किलोमीटर रेंज और हाइपरसोनिक गति इसे लगभग अजेय बना देगी। ये किस पनडुब्बी पर तैनात होगी? इसे भारत की जो अगली पीढ़ी की परमाणु पनडुब्बियां बन रही हैं, S5 क्लास, उन पर तैनात करने की योजना है। ये भारत के रणनीतिक शस्त्रागार में एक बड़ा इजाफा होगा। वाकई ये बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, आखिर में एक नजर जरा अमेरिका की तरफ डालते हैं। उनके 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए कोई नया इंजन बन रहा है, XA-103। हाँ, प्रैट एंड विटनी ये XA-103 एडवांस्ड इंजन विकसित कर रहा है, जो अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD फाइटर प्रोग्राम के लिए है। इसमें खास बात है अडैप्टिव साइकिल तकनीक। अडैप्टिव साइकिल, ये क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो ये इंजन अपनी जरूरत के हिसाब से काम करने का तरीका बदल सकता है। जैसे जब ज्यादा ताकत यानी थ्रस्ट चाहिए तो ये अलग तरह से काम करेगा, और जब लंबी दूरी तक उड़ना हो और ईंधन बचाना हो तो ये अपनी सेटिंग बदलकर ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। ओह, मतलब एक ही इंजन में 2 मोड? कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसे 3 स्ट्रीम आर्किटेक्चर कहते हैं। ये ईंधन दक्षता और थ्रस्ट के बीच बेहतरीन संतुलन बनाता है, जो अगली पीढ़ी के हवाई युद्ध के लिए बहुत जरूरी है। दिलचस्प। तो आज हमने भारतीय रक्षा क्षेत्र की कई अहम गतिविधियों पर बात की। स्वदेशीकरण, नए अधिग्रहण और भविष्य की तकनीक।
इन सब पर जोर साफ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का ये जो तेज विकास हो रहा है और जिस तरह से इन्हें इंटीग्रेट करने की कोशिश हो रही है, ये अगले दशक में भारत की ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पोजीशन और ऑपरेशनल तैयारी को कैसे बदलेगा। क्या हम इन सभी जटिल तकनीकों को समय पर और प्रभावी ढंग से आत्मसात कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।